हाल ही में कतर पर इजराइल के हमले के बाद मुस्लिम दुनिया गुस्से में है और यही वजह है कि मुस्लिम वर्ल्ड राजधानी दोहा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हो रहा है, जिसका उद्देश्य 9 सितंबर को इजराइल द्वारा कतर पर किए गए हवाई हमले की प्रतिक्रिया तैयार करना है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम देश क्या कदम उठाएंगे और क्या इजराइल पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बैठक खत्म होने के बाद जल्द ही मिल जाएंगे। लेकिन इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने इस हमले का हवाला देते हुए मुस्लिम देशों से एक संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की अपील की है ताकि इजराइल की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि इजराइल के अगले टारगेट्स में तुर्की, इराक और सऊदी अरब शामिल हैं। मोहसिन रेजाई, जो वर्तमान में ईरान के एक्सपीडिएंसी डिसर्नमेंट काउंसिल के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या OIC इजरायली आक्रामकता के खिलाफ व्यवहारिक कार्रवाई नहीं करता तो सऊदी अरब, तुर्की और इराक को भी इजरायली युद्ध विमानों और बमों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक देश पर एक एक करके हमला होने से पहले एक संयुक्त सैन्य गठबंधन बनाना जरूरी है। रिजाई ने दावा किया कि इजराइल का अगला निशाना तुर्की, इराक और सऊदी अरब हो सकते हैं और ये इस्लाम और ईरान की क्षेत्रीय उपस्थिति को नष्ट करने की साजिश का हिस्सा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक रिजाई ने लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और अब कतर पर इजराइल के हालिया हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि गजा में चल रहे नरसंहार के बाद इजराइल की भूख बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फिलिस्तीन गिर जाता है तो इजराइल क्षेत्र के अन्य देशों की ओर बढ़ेगा। रिजाई की अपील को समर्थन देते हुए ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने OIC देशों से एक संयुक्त ऑपरेशन रूम बनाने का आह्वान किया। मिस्र ने भी एक नेटो शैली के अरब सैन्य गठबंधन का सुझाव दिया। माना जा रहा है कि OIC की बैठक में इजराइल के खिलाफ एक एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर बातचीत हो सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी देशों पर भी सैन्य कार्रवाई कर रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए मुस्लिम देश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने भी कहा कि ये शिखर सम्मेलन इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ अरब और इस्लामिक एकजुटता को प्रदर्शित करेगा। जून 2025 में इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान इजराइल के नुकसान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से विश्व प्रसिद्ध वीज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की 50 लेबोरेटरीज को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसे वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक परिषद के प्रमुख नील डेविडसन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईरान इजराइल के बीच हुई 12 डेज वॉर में ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इस युद्ध की शुरुआत इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से हुई, जिसमें ईरान के परमाणु सुविधाओं, सैन्य ठिकानों और नेताओं को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और 1000 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। इन हमलों ने इजराइल के बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक अनुसंधान और नागरिक जीवन को गहरी चोट पहुंचाई, जिसमें वीज़मैन इंस्टीट्यूट को भी नुकसान हुआ। क्या है वीज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस? वीज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो जीवन विज्ञान, भौतिक और सैन्य संबंधित अनुसंधान जैसे AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1934 में डॉक्टर चाइम वीज़मैन ने की, जो बाद में इजराइल के पहले राष्ट्रपति भी बने। यह संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुसंधान के लिए जाना जाता है। ईरान के मिसाइल हमलों का ये प्रमुख निशाना बना है। यह संस्थान बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलावा गणित और कंप्यूटर साइंस जैसे क्षेत्रों में अग्रणी रिसर्च करता है। विशेष रूप से कैंसर अनुसंधान, न्यूरोसाइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स में इसका योगदान उल्लेखनीय है। वीज़मैन इंस्टीट्यूट के नाम कई कीर्तिमान भी दर्ज हैं। ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों की जंग के दौरान ये संस्थान ईरानी मिसाइलों का प्रमुख रूप से निशाना बना। ईरान के इजराइल पर बड़े अटैक। युद्ध के दौरान 13 और 14 जून की रात को ईरान ने इजराइल पर हमला शुरू किया और रमतगान यानी तेल अवीव का जो उपनगर है, उस पर पहला हमला हुआ। इसमें आवासीय क्षेत्र प्रभावित हुए। इजराइल ने इसे सैन्य लक्ष्य के पास बताया, लेकिन नागरिकों को नुकसान भी हुआ।
वहीं 16 जून में हाइफा और तेल अवीव पर बड़े हमले हुए जिसमें 8 लोग मारे गए और करीब 100 लोग घायल हुए। कुछ रिपोर्ट्स में 24 मौतों और 392 घायलों की पुष्टि हुई। वहीं 18 जून को तेल अवीव पर एक तीव्र हमला हुआ जिसके धमाके यरूशलेम तक सुनाई दिए। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज को इस दौरान क्षति पहुंची। इसके अलावा 22 जून को ईरान का सबसे प्रभावी हमला हुआ जिसमें 27 में से 10 मिसाइलें सीधे इजराइल पर गिरी। 24 जून को बीरशेबा में रिहायशी इमारतों पर हमला हुआ जिसमें एक परिवार समेत 5 सदस्यों सहित कई लोग मारे गए थे। इजराइल स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 28 लोग मारे गए और 3238 घायल हुए। वहीं 107 लोग अन्य कारणों से अस्पताल पहुंचे। माली नुकसान की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2305 घर और 240 भवन क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा सोरोका अस्पताल जो बीरशेबा में है, हाइफा तेल रिफाइनरी और दक्षिण इजराइल में एक पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा। 2 विश्वविद्यालयों को भी इस दौरान नुकसान पहुंचा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध के दौरान इजराइल को $12 बिलियन का नुकसान हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अपनी स्पीच में बार बार अरब मुल्कों को पैगाम देते रहे कि एक हो जाओ वरना इसराइल आपके दरवाजे तक आ जाएगा। वो आरोप लगाते हैं कि इसराइल सिर्फ ग्रेटर इसराइल के सपने को पूरा कर रहा है, उसे जमीन चाहिए और अरब देश भले ही इसराइल से कितने भी समझौते कर लें लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। इमाम खामनेई की बात सच साबित हो रही है। कतर में घुसकर इसराइल ने जिस तरह हमास नेताओं को निशाना बनाया है उससे ये साफ हो गया है कि इसराइल अरब दोस्तों को भी कुछ नहीं समझता। अब कतर कितनी भी लकीर पीटे, कितनी भी बातें करे, कितना भी गुस्सा दिखाए, इसराइल और अमेरिका को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उल्टा प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने कतर को हमले की खबर दी थी और कतर इससे इनकार कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जब ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आक्रामकता दिखाता है तो यही अरब मुल्क कहते हैं कि ईरान इसराइल एक हैं, ईरान अमेरिका मिले हुए हैं। लेकिन आज इसराइल कतर तक पहुंच गया, कल को सऊदी को निशाना बनाएगा और फिर यूएई। जानकार कहते हैं कि किसी न किसी बहाने इसराइल अरब देशों की चौखट लांघेगा और अरब देशों की यही खामोशी उसका हौसला बढ़ाती है।